नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एग्जाम होम स्टडी में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो भी आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में हम करीबन 10 एमसीक्यूज करेंगे और उन 10 एमसीक्यूज में हम करीबन 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे दोस्तों, जो कि ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसको फुल डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, उनके ऑप्शंस को भी। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। निम्नलिखित में से कौन तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य घटक हैं। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों, ये होते हैं आपके मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी के मुख्य घटक होते हैं दोस्तों ये। तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जो दोस्तों लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है एलपीजी, उनके अंदर ये तीनों गैस भरी जाती है। मीथेन मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4, प्रोपेन का होता है C3H8 और ब्यूटेन का होता है C4H10। तो दोस्तों, हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। मीथेन गैस, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH4 और दोस्तों इसे कहा जाता है इट इज़ कॉल्ड कोल माइन। इफ मीथेन गैस इज फाउंड इन कोल माइन देन इट इज़ कॉल्ड मार्श गैस एंड इट यूजेज इज फॉर फ्यूल। इसे कोयले की खान कहा जाता है। यदि ये कोयले की खान में मीथेन गैस पाई जाती है तो इसे मार्श गैस कहा जाता है और इसका उपयोग ईंधन के लिए होता है, जैसे बायोफ्यूल। तो दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि मार्श गैस किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, मीथेन को ही मार्श गैस कहा जाता है और दोस्तों इससे बनने वाले फ्यूल को कहते हैं हम बायोफ्यूल। नेक्स्ट पॉइंट है, जो गोबर गैस से फ्यूल जो ईंधन बना होता है वो दोस्तों मीथेन गैस ही होती है। नेक्स्ट है CNG, फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपंडित प्राकृतिक गैस। दोस्तों, इट इज़ अ लिक्विड फॉर्म ऑफ मीथेन गैस। यह मीथेन गैस का एक तरल रूप होती है और 92% मात्रा में इसमें मीथेन गैस ही होती है। जो दोस्तों CNG होती है इसे हम ग्रीन फ्यूल भी कहते हैं और दोस्तों इसके अंदर 92% अमाउंट में मीथेन गैस ही पाई जाती है, वो भी लिक्विड फॉर्म में। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कौन सी गैस होती है तो ज़्यादा मात्रा में। तो दोस्तों ये होती है आपकी मीथेन गैस। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। मीथेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक कलर्स ऑफ टायर्स। टायरों को काले रंग के लिए भी मीथेन जिम्मेदार होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि जो टायर्स होते हैं उनके काले कलर के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है। तो दोस्तों ये होती है मीथेन आपकी। तो आप मीथेन आंसर देंगे बिल्कुल। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, मीथेन गैस हर उस जगह पाई जाती है जब बड़ी मात्रा में पानी हो और सेलुलोज हो। दोस्तों सेलुलोज से मतलब है आपका पेड़ और पौधे जहाँ पर हो वहाँ पर मीथेन गैस पाई जाएगी और साथ में पानी हो। तो दोस्तों एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, जैसे पैडी फील्ड, धान के खेत, मिंगरू दलदली भूमि, कैटल बॉडी हो गई दोस्तों, जैसे चौपाइयों के शरीर में, जैसे गाय और भैंस, इनके शरीर में भी मीथेन गैस पाई जाती है। जब ये गोबर जो दोस्तों ये गोबर करते हैं तो उस गोबर के अंदर से जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस ही होती है, इसलिए इसे मीथेन गैस को गोबर गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मीथेन गैस इज अ ग्रीन हाउस गैस। दोस्तों मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन दोस्तों ये तब मानी जाती है जब ये पर्यावरण में सिर्फ मीथेन के रूप में जाती है। मतलब इसका जो मीथेन गैस है इसका उपयोग पहले हमने फ्यूल के रूप में ना किया हो, सिर्फ ये अपनी नेचुरल फॉर्म में जब ये पर्यावरण में जाती है तो ही ये ग्रीन हाउस गैस में आती है। अगर हम इसका फ्यूल के रूप में प्रयोग कर लेते हैं तो दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्टेड हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है और फिर पर्यावरण में जाती है, तो फिर ये मीथेन गैस नहीं रहती। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है प्रोपेन। प्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला होता है दोस्तों C3H8 और ब्यूटेन का होता है C4H10। तो दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है प्रोपेन और ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला बताओ। तो दोस्तों ये होता है C3 और H8 और ब्यूटेन का होता है C4H10। दोस्तों ये जो C और H है दोस्तों ये कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इनके अंदर पाए जाते हैं। प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर मेन एलिमेंट्स ऑफ LPG एंड इट्स मेनली यूज एज अ फ्यूल। दोस्तों ये LPG के मुख्य घटक होते हैं और इनका ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट पे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे पेंटेन। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C5H12, हेक्सेन का होता है C6H14, हेप्टेन का होता है C7H16, ऑक्टेन का
C8H18, नोनेन का होता है C9H20, डिकेन का होता है C10H22। तो दोस्तों ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आपको ये याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्स में इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये जो सब हैं तो ये एल्केन फैमिली को बिलोंग करते हैं, इट इज़ ऑल बिलोंग्स टू एल्केन फैमिली। अब दोस्तों हम एल्केन के बारे में जान लेते हैं कि एल्केन होता क्या है। एल्केन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल बॉन्डेड कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। एल्केन एक कार्बोनिक यौगिक होते हैं जिनमें एकल बंधुआ कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं। दोस्तों एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों क्वेश्चन बनेगा एल्केन का फॉर्मूला बताओ, तो आप आंसर में देंगे CnH2n+2। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब सारी चीज़ें आपको याद करनी है। अब हम जान लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? द कंपाउंड सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेस स्टेट विच कंटेन कार्बन इन इट्स मॉलिक्यूल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो दोस्तों कार्बनिक यौगिक होते हैं, इसमें ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले यौगिक होते हैं जिनके अणुओं में, जिनके मॉलिक्यूल्स में कार्बन पाया जाता है, वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच मेड इन लेबोरेटरी इज यूरिया एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज NH2CONH2। तो दोस्तों ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में बनाया गया था, यूरिया, और दोस्तों इसका केमिकल फॉर्मूला है NH2CONH2। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो दोस्तों प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है और इसका रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप इधर इसे नोट डाउन करते चलेगा जिससे कि ये आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे अगर आप इसे नोट डाउन करके चलेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड। निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आयरन पायरेट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। दोस्तों ये सोना नहीं होता, ये आयरन होता है एक तरीके का, और दोस्तों ये थोड़ा बहुत शाइन करता है, चमकता है, इस वजह से इसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो दोस्तों हम इन ऑप्शंस को अच्छी तरह से डिटेल कर लेते हैं। जैसे आयरन, दोस्तों आयरन का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe। इट इज़ द सेकंड मोस्ट अबेंडेंट मेटल फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट। ये पृथ्वी की भूपरपट्टी पर पाई जाने वाली दूसरे सबसे प्रचुर धातु है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि पृथ्वी की भूपरपट्टी पर दूसरी सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो दोस्तों हम आंसर देंगे आयरन Fe। और दोस्तों इसमें फर्स्ट कौन सी होगी? जो पहली होगी, जो पहली प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, वो होती है दोस्तों एल्युमिनियम। केमिकल फॉर्मूला आता है Al, एल्युमिनियम। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। देयर आर सम टाइप्स ऑफ आयरन। आयरन जो होते हैं कुछ काफ़ी तरह के होते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट है कास्ट आयरन। इट कंटेन्स 4% कार्बन कंटेंट, सो इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इम्प्योर एंड वर्स्ट। इसमें कार्बन की मात्रा 4% पाई जाती है, इसलिए ये सबसे अशुद्ध खराब माना जाता है। तो दोस्तों सबसे खराब सोना कौन सा माना जाता है? कास्ट आयरन। नेक्स्ट पॉइंट है पिग आयरन। इट कंटेन्स 2 to 2.5% कार्बन कंटेंट, सो इट इज़ नाइदर कंसिडर्ड वेरी गुड नॉर बैड। दोस्तों इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 2 से 2.5% के आसपास पाई जाती है, इसलिए ये ना तो अच्छा होता है और ना ही खराब। थर्ड है रोट आयरन। इट कंटेन्स 0.12 to 0.25% कार्बन कंटेंट, सो इट इज़ प्योरेस्ट फॉर्म। इसमें कार्बन की मात्रा 0.12 से 0.25% होती है, इसलिए ये सबसे शुद्ध लोहा होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ द प्योरेस्ट आयरन। तो दोस्तों ये होता है आपका रोट आयरन। तो आंसर में आप रोट आयरन देंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। दोस्तों जो अच्छा लोहा होता है, प्योर लोहा होता है, उसकी क्या क्वालिटी होती है? गुड आयरन इज डेट विच डज नॉट रस्ट easily and in which the amount of carbon is found to be very less, so it can be said to that the purity and impurity of iron depends on carbon। अच्छा लोहा दोस्तों वो होता है जिसमें आसानी से जंग नहीं लगता और जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। तो कह सकते हैं हम लोहे की शुद्धता और अशुद्धता, प्योरिटी और इम्प्योरिटी कार्बन पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों जिसके अंदर ज़्यादा मात्रा में कार्बन पाया जाएगा तो वो सबसे इम्प्योरेस्ट आयरन होगा।
अब थोड़े दोस्तों हम आयरन के अयस्क के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और मेटल्स के। तो दोस्तों फर्स्ट है हेमेटाइट और सेकंड है मैग्नेटाइट। दोस्तों ये जो मैग्नेटाइट है, द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ आयरन इज प्रोड्यूस्ड इन दिस ओर। इस अयस्क में सबसे ज़्यादा मात्रा में लोहा निकलता है। तो दोस्तों किस पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि किस अयस्क से सबसे ज़्यादा लोहा निकाला जाता है, तो दोस्तों ये निकाला जाता है मैग्नेटाइट से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है अयस्क है इसका और है लिमोनाइट, और नेक्स्ट एक है सेडराइट, नेक्स्ट है आयरन पायराइट। तो दोस्तों और अयस्क, व्हाट इज़ द और अयस्क, ये होते क्या हैं? तो दोस्तों इट इज़ द रॉ फॉर्म ऑफ एनी मेटल्स। ये किसी भी धातु का एक कच्चा रूप होता है। तो दोस्तों जो किसी धातु का जो कच्चा रूप होता है उसे ही अयस्क कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स एलिमेंट्स कंटेन द नोबल गैसेज। निम्नलिखित में से किस समूह के तत्वों में उत्कृष्ट गैसें पाई जाती हैं? तो दोस्तों पीरियोडिक टेबल में 4 पीरियड्स होते हैं, 4 ब्लॉक पाए जाते हैं SPDF। तो पी ब्लॉक में आपको नोबल गैसेस मिलती हैं। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों आइए हम नोबल गैसेस के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। नोबल गैसेस जिसे उत्कृष्ट गैस के भी कहा जाता है दोस्तों, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिएक्टिव गैस, जीरो गैस, स्टेबल गैस, जीरो वैलेंट गैस एंड इनर्ट गैस। दिस एलिमेंट्स इन ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दोस्तों इन नोबल गैसेस को 18वें ग्रुप में रखा गया है पीरियोडिक टेबल के। और दोस्तों इनको जीरो गैस, नॉन रिएक्टिव गैस और स्टेबल गैस और जीरो वैलेंट गैस और इनर्ट गैस भी कहा जाता है। दिस गैसेस आर कलरलेस, ऑडरलेस एंड दिस गैसेस आउटर शेल्स इज फुल। इसे गैर प्रतिक्रियाशील गैस, शून्य गैस, स्थिर गैस, शून्य संयोजक गैस और अक्रिय गैस भी कहा जाता है। ये तत्व आवर्त सारणी के 18वें समूह में रखे जाते हैं। ये गैसें रंगहीन और गंधहीन होती हैं और ये गैसें भारी कोश में भरी जाती हैं। तो दोस्तों कौन कौन सी हैं ये? फर्स्ट है हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और दोस्तों इसका केमिकल फार्मूला है He। सेकंड है नियोन, एटॉमिक नंबर 10, केमिकल फार्मूला Ne। आर्गन दोस्तों 18वां एटॉमिक नंबर 18 है इसका और Ar है इसका केमिकल फार्मूला। क्रिप्टोन, केमिकल सिंबल है दोस्तों इसका Kr और एटॉमिक नंबर होता है इसका 36। जेनन का एटॉमिक नंबर होता है 54 और रेडन का होता है 86 और केमिकल सिंबल है Rn और Ze। दोस्तों इसके एटॉमिक नंबर्स भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए हमने एटॉमिक नंबर्स भी डाले हैं इसमें। तो दोस्तों आइए इन गैसों के बारे में हम एक एक करके जानकारी लेते हैं। हीलियम गैस He, केमिकल सिंबल्स है He। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द यूनिवर्स। यह ब्रह्मांड में पाया जाने वाला दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है। तो दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट बताओ यूनिवर्स में कौन सा पाया जाता है। तो दोस्तों आंसर देंगे हीलियम। और दोस्तों फर्स्ट कौन सा होता होगा? फर्स्ट होता है आपका हाइड्रोजन। इट इज़ द मोस्ट हाईएस्ट नोबल गैस, यह सबसे हल्की नोबल गैस होती है। तो दोस्तों नोबल गैसेस जितनी हैं 6 जो हमने अभी पढ़ी हैं, तो उनमें सबसे हल्की गैस हीलियम ही होती है। इट इज़ फिल्ड इन एरोप्लेन टायर्स एंड बलून्स, ये हवाई जहाज के टायर और बलून में भरी जाती है। तो दोस्तों हवाई जहाज और बैलून जो होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों हीलियम भरी जाती है। इट इज़ नॉन कंबस्टेबल गैस, और यह एक गैर ज्वलनशील गैस है। इसी वजह से ही दोस्तों ये हवाई जहाज के टायरों में भरी जाती है, क्योंकि ये गैर ज्वलनशील गैस है। नेक्स्ट पॉइंट है इनहेलर और ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम भरी जाती है। तो दोस्तों ऑक्सीजन 85% भरी जाती है और हीलियम 15%। इनहेलर जो दोस्तों अस्थमा के पेशेंट होते हैं वो इनहेलर का यूज़ करते हैं, तो उसके इनहेलर में जो गैस होती है वो ऑक्सीजन और हीलियम ही भरी रहती है। MRI दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों इसके अंदर जो होता है दोस्तों वो होती है लिक्विड हीलियम, और इस लिक्विड हीलियम। तो दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं, नियोन के बारे में जान लेते हैं। नियोन, ट्यूबलाइट के अंदर नियोन गैस 15% और मरकरी वेपर 85% का उपयोग किया जाता है। जो दोस्तों ट्यूबलाइट होती है हमारे घरों के अंदर जो लगी होती है उसके अंदर नियोन गैस और मरकरी वेपर होती है, और नियोन गैस की मात्रा उसमें 15% के आसपास होती है और मरकरी वेपर की 85%। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज इंडिकेटर्स, टेलीविजन ट्यूब्स, ड्राइविंग इक्विपमेंट्स एंड एडवर्टाइजमेंट पर्पस।
इसका उपयोग उच्च वोल्टेज संकेतक, टेलीविज़न ट्यूब, ड्राइविंग उपकरण और विज्ञापन उद्देश्य के लिए किया जाता है। दोस्तों जो हाई वोल्टेज इंडिकेटर होते हैं उनमें नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है। जो टेलीविज़न ट्यूब्स होती हैं, जो टीवी की जो अंदर ट्यूब्स होती हैं, उसके अंदर नियॉन गैस का प्रयोग होता है। जैसे ड्राइविंग इक्विपमेंट से मतलब है दोस्तों, ये मतलब डेंजर, जो रेड लाइट होती है डेंजर मार्क को दिखाती है। जैसे दोस्तों आपकी एम्बुलेंस हो गई, उसके ऊपर जो रेड लाइट होती है, और आईपीएस आईएफएस जितने भी अफसर्स होते हैं उनकी जो गाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर जो रेड लाइट होती है दोस्तों, इन सभी के अंदर नियॉन गैस का यूज़ किया जाता है। और जो दोस्तों एडवर्टाइजमेंट आती हैं, उनके जो एडवर्टाइजमेंट में जो लाइट होती हैं दोस्तों, उनके अंदर भी नियॉन गैस का ही यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन बनेगा आप उसका आंसर इजीली दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आर्गन। दोस्तों आर्गन का केमिकल सिंबल है AR। इट इज़ द मोस्ट अबेंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ। दोस्तों यह पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। जो दोस्तों पृथ्वी का वायुमंडल है, तो दोस्तों यह वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अ मिक्सचर ऑफ आर्गन एंड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिक बल्ब। जो दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर आर्गन और नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है। बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। जेनन के बारे में जान लेते हैं। इस गैस का यूज़ ऑटो व्हीकल के इंडिकेटर में, ब्रेक लाइट्स में यूज़ किया जाता है। जो दोस्तों हमारे व्हीकल्स होते हैं, बाइक वगैरह, कार्स वगैरह, जो उनके अंदर इंडिकेटर्स होते हैं और जो ब्रेक लाइट्स होती हैं उनके अंदर जेनन गैस का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्रिप्टॉन। जो दोस्तों मोबाइल फ़ोन की फ्लैश लाइट्स होती हैं और जो कैमरे होते हैं उनके अंदर क्रिप्टॉन गैस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेडोन। इट इज़ द हैवीएस्ट नोबल गैस। दोस्तों ये नोबल गैस में सबसे ज़्यादा भारी गैस है। एंड इट फाउंड इन नेचर बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और ये एक तरीके का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यह सबसे भारी नोबल गैस है और यह प्रकृति में रेडियो सक्रिय तत्व के रूप में पाई जाती है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे पाएंगे, क्योंकि जब आपको इनके बारे में सब कुछ पता होगा तो आप आराम से आंसर टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेडोन का यूज़। दोस्तों रेडोन का यूज़ एक्सरे फोटोग्राफी में यूज़ होता है और रेडियो थेरेपी में भी। दोस्तों स्किन कैंसर में रेडियोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन बनेगा रेडियोथेरेपी किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। तो दोस्तों स्किन कैंसर में इसका यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ चैल्कोजेन ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक आवर्त सारणी के चौकोजन समूह का हिस्सा है। तो दोस्तों ये होता है आपका ऑक्सीजन। ये चैल्कोजन ग्रुप का हिस्सा होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो दोस्तों हर ऑप्शंस को हम अच्छे से डिटेल करते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चैल्कोजेंस। व्हाट इज चैल्कोजेंस? चैल्कोजेंस होता क्या है? चैल्कोजेन आर द केमिकल एलिमेंट्स इन ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये 16वें ग्रुप में रखे गए हैं। चैल्कोजेंस आवर्त सारणी के समूह 16 में चौकोजन रासायनिक तत्व हैं। दिस ग्रुप इज आल्सो नोन एज ऑक्सीजन फैमिली। दोस्तों इस ग्रुप को हम ऑक्सीजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। जो दोस्तों ऑक्सीजन फैमिली के जो केमिकल्स हैं, जो कि क्या नाम है, मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं, वो दोस्तों ये हैं आपके। एक है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, केमिकल सिंबल है O। सल्फर का 16 एटॉमिक नंबर, सेलेनियम का 34 होता है, टेलीरियम का 52 और पोलोनियम का 84। दोस्तों एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीजन, ये ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ किया जाता है और कलर्स, रंगों को उड़ाने का काम करता है। जो दोस्तों हवा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो 21% पाई जाती है, जो वातावरण में पाई जाती है। और समुद्र में जो ऑक्सीजन होती है वो 23% मात्रा उसकी पाई जाती है, क्योंकि समुद्र का दोस्तों पानी जो होता है वो खारा होता है, इसी वजह से समुद्र में 23% ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर का केमिकल फॉर्मूला होता है दोस्तों एसेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सल्फर का केमिकल फॉर्मूला होता है तो एसेट होता है ये। जो दोस्तों ओनियन होती है, प्याज होती है, उसके अंदर सल्फर पाया जाता है। जब भी हम उसे काटते हैं तो हमारी आंखों में जो चीज़ लगती है ये दोस्तों सल्फर ही होता है। ब्लिस्टर कॉपर, फफोलेदार तांबे में भी सल्फर पाया जाता है। जो दोस्तों मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल होता है, उसके अंदर जो गंध आती है वो भी एक तरीके से सल्फर होता है और इसे हम वॉर गैस के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों जो मोटे टायर्स होते हैं, जिनके अंदर टायरों के अंदर वल्केनाइज्ड रबड़ होती है मोटे टायरों में, उनमें भी सल्फर मिलाया जाता है। जब हमारा जो घर में सिलेंडर होता है, जब सिलेंडर लीक होता है तो जो उसमें जो गंध आती है तो उसे कहते हैं हम दोस्तों इथाइल मर्सेप्टन। और दोस्तों इसमें जो मर्सेप्टन होता है ये सल्फर ही होता है एक तरीके का। नेक्स्ट पॉइंट है सेलेनियम। इट इज़ अ इंसुलेटर और इसमें करंट पास नहीं होता। दोस्तों ये एक इंसुलेटर होता है सेलेनियम, और इसमें करंट पास नहीं होता। इट इज़ अ सेमी कंडक्टर एंड सेमी मेटल, और इसे एक अर्धचालक और एक अर्ध धातु भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोलोनियम। इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सिक्रीट अल्फा गामा बीटा रेस। यह एक रेडियो सक्रिय तत्व है, और रेडियो सक्रिय तत्व दोस्तों अल्फा गामा बीटा किरणों का स्राव करते हैं। जो दोस्तों आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो अल्फा बीटा और गामा रेस को सिक्रीट करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो दोस्तों ये कही थी आपकी एंटोनी हेनरी बेक्यूरेल ने इसकी खोज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, लेड के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। लेड का एटॉमिक नंबर होता है 82। इट इज़ द ओनली मेटल इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह एकमात्र है जो विद्युत की धातु कुचालक है। तो दोस्तों लेड जो होता है बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसका केमिकल सिंबल होता है Pb। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इट इज़ अ इंसुलेटर मेटल, मतलब इसमें करंट पास नहीं होता दोस्तों। ये और ये इंसुलेटर मेटल होती है, इसमें करंट पास नहीं होता। दोस्तों लेड के इंपॉर्टेंट अयस्क देख लेते हैं। एक तो है गलेना, जिसका केमिकल सिंबल होता है Pbs। दोस्तों इट इज़ कॉल्ड लीड सल्फाइड, और इसे हम लीड सल्फाइड भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। गलेना का किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो हम कहेंगे लीड सल्फाइड। सेकंड है लिथार्ज। सेकंड पॉइंट है लिथार्ज, इसका केमिकल सिंबल है PbO2। इट इज़ यूज्ड इन बैटरी चार्ज। दोस्तों इसका यूज़ बैटरी चार्ज में किया जाता है। लिथार्ज का जो बैटरी चार्ज करते हैं हम, उसमें किसका यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों आंसर देंगे लिथार्ज। नेक्स्ट पॉइंट है टीन। इसका एटॉमिक नंबर है 50। केमिकल सिंबल है दोस्तों SN। इंपॉर्टेंट है। फ्यूज वायर इज मेड अप विद लीड एंड टीन। जो दोस्तों घरों में फ्यूज तार लगा होता है, वो जो बना होता है ये बना रहता है आपका सीसा और टीन से, लीड और टीन से। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बोरोन के बारे में जान लेते हैं। बोरोन एटॉमिक नंबर होता है 5, केमिकल सिंबल B। इट इज़ अ सेमी मेटल और ऑल्सो कॉल्ड मेटलॉइड। यह एक अर्ध धातु है और इसे उप धातु भी कहा जाता है। दोस्तों मेटलॉइड्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की क्वालिटी पाई जाती है। ये गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर दोनों की तरह ही काम करते हैं। तो दोस्तों इन्हें मेटलॉइड्स कहा जाता है। यस देख लेते हैं बोरोन के। फर्स्ट है बोरेक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों बोरेक्स। इसका केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, तो Na2B4O7 10S2O। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुहागा। दोस्तों बोरेक्स को सुहागा भी कहा जाता है। और दोस्तों बोरेक्स से कांच भी बनाया जाता है। जो गिलास होते हैं कांच, वो भी बोरेक्स से ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्थोबोरिक एसिड। केमिकल फॉर्मूला है S3BO3। दोस्तों इट इज़ यूज्ड एंटीसेप्टिक क्रीम एंड ऑइंटमेंट। यह एंटीसेप्टिक क्रीम और मलहम के बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कौन ऑर्थोबोरक्स एसिड का यूज़ कहाँ पर होता है, जो ऑइंटमेंट क्रीम होती है और जो सेप्टिक क्रीम होती है उसमें ऑर्थोबोरक्स का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड यूजिंग ओस्टवाल्ड प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ओस्टवाल्ड प्रक्रिया का उपयोग करके तैयार किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है आपका नाइट्रिक एसिड। ओस्टवाल्ड प्रक्रिया में नाइट्रिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं हम इनके बारे में। द ओस्टवाल्ड प्रोसेस इज अ केमिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर मेकिंग नाइट्रिक एसिड। दोस्तों नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है HNO3। इंपॉर्टेंट है। ओस्टवाल्ड प्रक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाने के लिए किया जाता है। दिस प्रोसेस डेवलप्ड बाय विल्हेल्म ओस्टवाल्ड। दोस्तों यह प्रक्रिया विल्हेल्म ओस्टवाल्ड द्वारा के विकसित की गई थी। तो दोस्तों इसका जो डेवलप किया था वो विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अमोनिया। दोस्तों एमोनिया का केमिकल फॉर्मूला होता है NH3। इंपॉर्टेंट है। द हेबर प्रोसेस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। हेबर प्रक्रिया का उपयोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया के निर्माण में किया जाता है।
मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रयोग करके अमोनिया का निर्माण किया जाता है। दोस्तों हेबर प्रोसेस आर आल्सो कॉल्ड हेबर बोच प्रोसेस। हेबर प्रक्रिया को हेबर बोच प्रक्रिया भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एथेनोइक एसिड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। एथेनोइक एसिड निम्नलिखित में से किस पदार्थ का मुख्य घटक होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका विनेगर, सिरका। एथेनोइक एसिड मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सिरके का। दोस्तों आइए इनके बारे में हम अच्छे से डिटेल से पढ़ लेते हैं। विनेगर, व्हाट इज विनेगर? सिरका। एसिटिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। दोस्तों एसिटिक एसिड सिरके का रासायनिक नाम होता है। क्वेश्चन बनेगा किसका नाम एसिटिक, वो किस एसिड का नाम एसिटिक एसिड होता है? तो दोस्तों हम कहेंगे विनेगर। एसिटिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एथोनिक एसिड। एसिटिक एसिड को एथोनिक एसिड भी कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है विनेगर। विनेगर इज मेड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ इथेनॉल एंड इट्स बैक्टीरिया बिलोंग्स टू एसिटोबैक्टीरियस फैमिली। सिरका इथेनॉल के किण्वन से बनता है और इसका बैक्टीरिया एसिटोबैक्टीरिया परिवार से संबंधित होता है। तो दोस्तों आप बता देंगे जब भी इसके बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाएगा तो ये एसिटोबैक्टीरिया परिवार से रिलेटेड होता है। अब पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एल्कोहल, शराब। दो तरह के होते हैं दोस्तों एल्कोहल। एक तो होता है इथाइल एल्कोहल, केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5OH। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है इसका केमिकल फॉर्मूला। इट इज़ यूज इन ड्रिंक, और ये ड्रिंक के लिए यूज़ किया जाता है इथाइल एल्कोहल। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है दोस्तों मिथाइल एल्कोहल, केमिकल फॉर्मूला है CH3OH। इट इज़ अ पॉइजनस, और दोस्तों ये जहरीला होता है, इसलिए ये ड्रिंक में यूज़ नहीं किया जाता। तो दोस्तों दो तरह के आपके इथाइल एल्कोहल होते हैं। एक तो होता है डिस्टिल्ड, जिसके अंदर पानी मिलाया जाता है, एक अनडिस्टिल्ड बिना पानी के, विदाउट वाटर। तो दोस्तों डिस्टिल्ड में हम पढ़ लेते हैं क्या क्या आता है। डिस्टिल्ड में आती है विस्की, इसके अंदर 40 से 50% एल्कोहल पाया जाता है और ये बार्ले जो से बनती है। दोस्तों कोई भी एल्कोहल होता है वो 100% नहीं होता, क्योंकि 100% एल्कोहल अगर किसी व्यक्ति ने ले लिया तो दोस्तों उसकी बॉडी अंदर से पूरी बर्न हो सकती है, क्योंकि एल्कोहल एक हाईली एनर्जेटिक सब्सटेंस होता है। तो दोस्तों इसलिए ये एल्कोहल जो होता है ये विस्की, रम या ब्रांडी, कोई भी किसी भी जो शराब के पदार्थ होते हैं उनमें हिसाब से ही मात्रा में डाला जाता है। सेकंड है रम। रम के अंदर 45 से 55% अल्कोहल पाया जाता है और रम बनती है दोस्तों शुगर केन गन्ने से। ब्रांडी में 40 से 50% अल्कोहल पाया जाता है, ग्रेप से बनती है, अंगूर से, गिन। 35 से 40% अल्कोहल पाया जाता है इसके अंदर, और मक्के से बनती है, मेज से। अब हम पढ़ लेते हैं अनडिस्टिल्ड के बारे में, जिसमें जिसमें पानी का यूज़ नहीं किया जाता। तो दोस्तों बियर जो से बनती है, बार्ले, 6 से 8% अल्कोहल पाया जाता है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। शैम्पेन 10 से 15% अल्कोहल पाया जाता है और अंगूर से बनाई जाती है। सिडार 2 से 6% अल्कोहल पाया जाता है और एप्पल, सेब से बनाई जाती है। अब पढ़ लेते हैं हम दोस्तों मिथाइल अल्कोहल के बारे में। मिथाइल अल्कोहल इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिथानॉल, इसे मिथानॉल के नाम से भी जाना जाता है, एंड वुड अल्कोहल, और वुड अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट इज़ मोस्ट यूज टू क्रिएट फ्यूल्स एंड सॉल्वेंट्स एंड इट इज़ पॉइजनस फॉर ह्यूमन कंजप्शन। इसे मिथानॉल और वुड अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है और इसका उपयोग ईंधन और सॉल्वेंट्स, जो दोस्तों सॉल्वेंट होते हैं, उसमें बनाने के लिए भी इसका सबसे अधिक मात्रा में यूज़ किया जाता है, और मानव उपभोग के लिए जहरीला होता है। मतलब जो ह्यूमंस होते हैं उनके लिए पॉइजन का काम करता है। अब बढ़ लेते हैं दोस्तों आगे सॉफ्ट ड्रिंक्स पे। जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उनके अंदर जो गैस होती है दोस्तों वो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है आपकी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जितनी भी होती है, उसके अंदर CO2 गैस पाई जाती है। अगर इसे हम निकाल देंगे तो सिर्फ वो मीठा पानी बचता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज जनरली यूज टू मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ बल्ब। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग सामान्यतः बल्ब के तंतु बनाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है आपका टंगस्टन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, टंगस्टन का ही यूज किया जाता है फिलामेंट्स बनाने में बल्ब के। पढ़ लेते हैं दोस्तों एक एक करके इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 74 और इसका केमिकल सिंबल होता है W। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है टंगस्टन का केमिकल सिंबल क्या होता है। तो दोस्तों ये होता है आपका W।
इसके बारे में जान लेते हैं हम। इट हैज़ द वेरी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। दोस्तों इसका जो गलनांक होता है वो सबसे अधिक होता है, जो इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। तो दोस्तों इस कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बताइए। नेक्स्ट है सिल्वर। एटॉमिक नंबर है 47 और केमिकल सिंबल है Ag। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों ये ऊष्मा और विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट कंडक्टिव मेटल। यह सबसे प्रवाहकीय धातु है, मीन्स इसमें सबसे ज़्यादा करंट पास होता है। जो दोस्तों सिल्वर होती है इसके अंदर सबसे ज़्यादा करंट पास होता है, इसी वजह से इसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। दोस्तों इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर, चांदी के यौगिक। एक है सिल्वर आयोडाइड, सेकंड है सिल्वर ब्रोमाइड, तीसरा है सिल्वर नाइट्रेट। कंपाउंड समथिंग दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर मेटल्स और सब्सटेंस कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड कंपाउंड्स। तो दोस्तों कंपाउंड्स के बारे में हम जान लेते हैं। दो या दो से अधिक मेटल या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, वो मिलकर जो तैयार करते हैं दोस्तों उन्हें ही हम यौगिक कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक धातु या पदार्थ आपस में मिल जाते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में जान लेते हैं। केमिकल फॉर्मूला है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इट इज़ यूज फॉर फोटोग्राफिक प्लेट्स। दोस्तों इसका यूज़ जो है फोटोग्राफिक प्लेटों के लिए किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। और जो सिल्वर आयोडाइड है कंपाउंड, इसका केमिकल फॉर्मूला है AgL। इट इज़ यूज फॉर आर्टिफिशियल रेन। जो दोस्तों आर्टिफिशियल रेन होती है, कृत्रिम वर्षा होती है, उसमें सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, इसका केमिकल सिंबल है। इट इज़ यूज फॉर वोटिंग इंक एंड इट्स कलर इज ब्लैक। जो दोस्तों वोटर इंक होती है, जब हम वोट डालने जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर जो इंक लगाई जाती है हमारे नखूनों पे, तो दोस्तों ये सिल्वर नाइट्रेट की बनी रहती है और ये ब्लैक कलर की होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इजीली आराम से कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लूनार कास्टिक। जो दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट होता है इसे लूनार कास्टिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जर्मन सिल्वर। इट इज़ एलॉय ऑफ निकल 60%, कॉपर 20% एंड जिंक 20%, एंड इट इज़ नॉट फाउंड ऑफ सिल्वर। दोस्तों जो जर्मन सिल्वर होती है इसके अंदर सिल्वर नहीं पाया जाता है, इसके अंदर निकल, कॉपर और जिंक पाया जाता है, और ये तीनों मिला के बनाते हैं जर्मन सिल्वर। और दोस्तों एलॉय होता है ये एक तरीके से। आगे बढ़ लेते हैं। कॉपर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। एटॉमिक नंबर होता है 29, केमिकल सिंबल होता है Cu। इट इज़ मेक इन इलेक्ट्रिक वायर। इसका यूज़ जो है दोस्तों बिजली के तार बनाने में किया जाता है। द बाइल जूस ऑफ द लीवर इज़ फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। दोस्तों ये मानव शरीर में यकृत के पित्त रस में पाया जाता है। तो दोस्तों कॉपर जो है एकमात्र ऐसा है जो पित्त रस में पाया जाता है मानव के शरीर के अंदर। इट इज़ यूज इन मेक ब्रोंज एंड ब्रास। इसका यूज़ ब्रोंज और ब्रास बनाने में भी किया जाता है, कांसे और पीतल बनाने में किया जाता है। दोस्तों ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से मिलकर, और कॉपर की मात्रा होती है इसमें 70% और जिंक की 30%। और जो दोस्तों ब्रोंज होता है इसमें कॉपर की मात्रा होती है 80% और टीन से मिलकर बनाया जाता है ब्रोंज, और इसमें टीन की मात्रा होती है 20%। टीन का केमिकल सिंबल होता है Sn, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और जिंक का Zn। अब दोस्तों कॉपर के आयस के बारे में जान लेते हैं। कॉपर के और एक है कपराइट, एक है कॉपर ग्लैंस और एक है मेलेकाइट। दोस्तों मेलेकाइट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। मेलेकाइट किस धातु का अयस्क है दोस्तों, ये कॉपर का होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला है CuSO4 5H2O। इट इज़ कॉल्ड ब्लू विट्रोल। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्लू विट्रोल किसे कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को। और इसका केमिकल फॉर्मूला है, ये दोस्तों आपको याद रखना है, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस बनेगा तो आप उसे ईजिली कर लेंगे। तो यहाँ तक आपने दोस्तों देखा होगा, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आयरन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। आयरन का केमिकल सिंबल होता है Fe और इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। FeO दोस्तों इसे फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। Fe2O3 इसे फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। Fe3O4 इसे आयरन ऑक्साइड कहा जाता है। और दोस्तों ये आयरन ऑक्साइड ही चुंबक होती है, जो चुंबक होती है वो आयरन ऑक्साइड ही होती है। और केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3O4। दोस्तों ये आयरन से रिलेटेड जितने भी तीनों चीज़ें हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम्स में इनके डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाते हैं, फेरस ऑक्साइड का बताओ, फेरिक का बताओ और आयरन ऑक्साइड का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स? निम्नलिखित में से किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड को, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ द केमिकल्स कहा जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है दोस्तों ये, बहुत ज़्यादा। आइए पढ़ लेते हैं हम इनके बारे में। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका केमिकल फॉर्मूला है H2SO4। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रोल एंड ऑल्सो नोन एज मेटलिंग एसिड। इसे ऑयल ऑफ विट्रोल और मेटलिंग एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका यूज़ इसका यूज कहाँ पर होते हैं? इट इज़ यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज। इसका उपयोग स्टोरेज बैटरी में किया जाता है। जो दोस्तों बैटरीज होती हैं उनके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। नाइट्रिक एसिड के बारे में जान लेते हैं। नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है HNO3 और कार्बोनिक एसिड का होता है H2CO3। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। इन दोनों के केमिकल फॉर्मूले बताओ। तो दोस्तों अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक रेन। यह अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो एसिड रेन होती है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड ये तीनों जिम्मेदार होते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, पढ़ते हैं हम इसके बारे में। ये अम्लीय वर्षा के लिए इसलिए उत्तरदायी होते हैं क्योंकि जो गाड़ियों में जो फ्यूल होता है दोस्तों, उसके अंदर फ्यूल के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाता है। और फिर जब ये इंजन बर्न होता है, जलता है, तो दोस्तों उसमें से फिर जो धुआं निकलता है, तो धुएं में से 3 गैस निकलती है दोस्तों। तो ये बनती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक बनती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक बनती है सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। तो दोस्तों ये जो धुआं निकलता है, इन तीनों में जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड होता है, ये वातावरण में जाता है और इनकी रिएक्शंस होती है फिर बादलों के साथ, क्लाउड्स के साथ। तो बादलों में जब ये जाते हैं तो बादलों में पाया जाता है वाटर H2O। तो दोस्तों ये मिलकर वहाँ पर रिएक्शंस करते हैं, तो ये मिलकर बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम कहते हैं H2SO4, फिर नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2SCO3। तो ये तीनों के कारण ही अम्लीय वर्षा बनती है। तो दोस्तों एसिड रेन के बनने के कौन कौन से कारण होते हैं दोस्तों? सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा हम इजीली कर पाएंगे उसे। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। केमिकल फॉर्मूला है HCl। दोस्तों इट इज कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मोस्ट एनिमल स्पीसीज इंक्लूडिंग ह्यूमंस। यह मनुष्य सहित अधिकांश पशु प्रजातियों के पाचन तंत्र में गैस्ट्रिक एसिड का एक घटक होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों ये स्टमक के अंदर होता है और स्टमक के अंदर की रक्षा इससे HCl म्यूकस लेयर करती है, क्योंकि ये एक हाईली कंसेंट्रेट एसिड होता है। दोस्तों जो HCl होता है ये हमारे पेट के अंदर पाया जाता है। जब भी हम कोई खाना या कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसमें खाने या फिर किसी भी चीज़ में कोई भी खराब बैक्टीरिया, कुछ भी गंदगी या वेस्टेज आ जाती है, तो ये HCl उसे कम्प्लीटली नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे पेट के अंदर। दोस्तों जब HCl की मात्रा हमारे पेट के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये जब ये बाहर निकलने का होता है, तो दोस्तों इससे अंदर की तरफ एक घाव हो जाता है जिसे अल्सर कहा जाता है। तो दोस्तों अल्सर कब होता है? जब HCl की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है और जब ये बाहर निकलने की तरफ होता है। तो दोस्तों यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो हम इजीली कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज ऑल्सो नोन एज स्वीट ऑयल ऑफ विट्रोल? निम्नलिखित में से किस रसायन को विट्रोल का मीठा तेल भी कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है आपका डिथाइल ईथर को। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, डिथाइल ईथर। आइए दोस्तों जान लेते हैं इनके बारे में। डिथाइल ईथर, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5 2O। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है इसका केमिकल फॉर्मूला। इट इज़ अ कलरलेस, हाईली वॉलेटाइल एंड फ्लेमेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। डाइथाइल ईथर ये एक रंगहीन, अत्यधिक वाष्पशील और ज्वलनशील कार्बनिक यौगिक होता है दोस्तों। और कार्बनिक यौगिक आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीछे बताया था कि क्या होते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनों से मिलकर, अणुओं से मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। इट इज़ अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एज अ सॉल्वेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ सेलुलोज प्लास्टिक्स सच एज अ सेलुलोज एसीटेट। जो सेलुलोज से बनी प्लास्टिक होती हैं दोस्तों, जैसे सेलुलोज एसीटेट हो गई, ये इनके उत्पादन में एक विलायक सॉल्वेंट का काम करता है, डिथाइल ईथर। आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट, केमिकल फॉर्मूला है दोस्तों Al2SO4 3। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इट इज़ अ सोल्ट, दोस्तों ये एक तरीके का नमक होता है, एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में घुलनशील होता है।
इज मेनली यूज ऑफ कोंगुलेटिंग एजेंट, कोंगुलेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है इन द प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी वो जो पीने का पानी को प्योरीफाई करता है। एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड ऑल्सो इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग, यह एक तरह का नमक होता है जो पानी में घुलनशील होता है, मुख्य रूप से पीने के पानी में। और यह अपशिष्ट जल जो गंदे पानी होता है उसके उपचारों के संयंत्रों में शुद्धिकरण में भी उपयोग किया जाता है दोस्तों। और कागज के निर्माण में भी जमावट एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो हम इजीली कर पाएंगे। गंदे पानी के शुद्धिकरण के लिए एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग होता है और ये पानी में सॉल्युबल होता है दोस्तों। तो कागज के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दिस एलिमेंट्स इज एडेड टू नेचुरल रबड़ इन द प्रोसेस ऑफ वल्केनाइजेशन। इनमें से कौन सा तत्व वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया में प्रकृति रबड़ में मिलाया जाता है। तो दोस्तों ये होता है आपका सल्फर, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वल्केनाइजेशन प्रोसेस में सल्फर का ही प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कार्बन के बारे में जान लेते हैं। एटॉमिक नंबर होता है 6, केमिकल सिंबल है सी। कार्बन दोस्तों, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। दोस्तों ये एक पॉल्यूटेड गैस होती है, प्रदूषित गैस होती है, अभी पढ़ेंगे हम इसके बारे में। कार्बन से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, केमिकल फॉर्मूला। अब दोस्तों जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इट इज़ अ पॉइजनस गैस, ये एक जहरीली गैस होती है और इसमें स्लीपिंग डेथ हो जाती है, जो दोस्तों नींद में मौत हो जाती है इसमें मानव की सोते सोते में, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से होती है। अब दोस्तों एक कार्बन मोनोऑक्साइड आखिरकार बनती कैसे हैं। तो दोस्तों हाफ ऑक्सीजन और कार्बन के यौगिक से मॉलिक्यूल से मिलकर जो गैस बनती है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो दोस्तों ये बनती कहाँ पर है, जैसे छोटे कमरे हो गए और क्या नाम है जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम पहुँच रही है, हाफ मात्रा में पहुँच रही है, तो वहाँ पर दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अब मैक्सिमम पोल्यूशन फाउंड इन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में सबसे ज़्यादा प्रदूषण पाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है CO2, इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। दोस्तों ये ग्रीन हाउस गैस में आती है, लेकिन ये तब माना जाएगी जब वातावरण में डायरेक्ट CO2 के रूप में जाएगी। अगर हमने इसका यूज़ फ्यूल के रूप में कर लिया तो ये फिर ग्रीन हाउस गैस नहीं कहलाई जाती। दोस्तों ये CO2 जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये नॉन पोल्यूटिंग गैस होती है बिकॉज प्लांट अब्जॉर्ब दिस गैस। ये गैर प्रदूषणकारी गैस होती है क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधे इसको अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2, इट इज़ कॉल्ड ड्राई आइस, इसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। अगर दोस्तों इसे आप अपने हाथ में ले लोगे तो आपके हाथ गीले नहीं होंगे, तो दोस्तों इसे हम सॉलिड CO2 कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इट इज़ कॉल्ड फ्रियोन गैस। दोस्तों इसे फ्रियोन गैस भी कहा जाता है। जो दोस्तों रेफ्रिजरेटर होते हैं फ्रिज में फ्रियोन गैस डाली जाती है, और जो एयर कंडीशनर होते हैं AC, इसमें हाइड्रोकार्बन गैस डाली जाती है। पहले फ्रियोन गैस डाली जाती थी लेकिन अब रिसेंटली में हाइड्रोकार्बन गैस का यूज़ किया जाता है इसके अंदर। हाइड्रोकार्बन गैस और फ्रियोन गैस दोनों ही कूलिंग गैस हैं। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं कार्बन से रिलेटेड। नेचुरल हार्डेस्ट कार्बन इज डायमंड, जो प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर कार्बन होता है वो दोस्तों होता है हीरा, और आर्टिफिशियल हार्डेस्ट होता है कार्बन का, ये होता है दोस्तों ग्राफीन, कृत्रिम सबसे कठोर कार्बन ग्राफीन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली कर पाएंगे, चाहे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो, सॉलिड CO2 से हो, या हार्डेस्ट कार्बन से हो, आप आराम से कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 MCQs जो हमने इस वीडियो में कवर करे हैं, और दोस्तों करीबन हमने 10 क्वेश्चनों में 100 क्वेश्चनों के आसपास हमने कवर किए होंगे, क्योंकि हमने सभी एग्ज़ाम जो भी ऑप्शंस हैं उन्हें अच्छे से डिटेल और एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव की, ये सभी एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल देगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उस वीडियो कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।